हेलो स्टूडेंट, अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। चैप्टर के पहले हिस्से में हमने न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी पैकेजिंग, ठीक है, और आनुवंशिक पदार्थों की खोज, उनकी आपस में तुलना, ये सारी चीज़ें, ये पूरा चैप्टर का पहला हिस्सा था जो न्यूक्लिक एसिड से संबंधित था। नाउ चैप्टर के अगले हिस्से में पूरा का पूरा क्रियाविधि है, आनुवंशिक सूचनाएं किस तरह से प्रदर्शित होती हैं और उसका क्या मैकेनिज्म रहता है, वो हमें चैप्टर के दूसरे हिस्से में बताएगा। कुल मिलाकर चैप्टर के 3 हिस्से हैं, फिर दूसरे हिस्से के बाद तीसरा हिस्सा पूरा बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है कि आनुवंशिक सूचनाएं किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं, ये क्रियाविधि की शुरुआत हम सेंट्रल डोग्मा से करते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सेंट्रल डोग्मा जो है हमें जीन एक्सप्रेशन की क्रियाविधि को समझाते हुए दिखाता है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, डोग्मा या सेंट्रल डोग्मा का मतलब है केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय प्रिंसिपल, ठीक है। ये कंसेप्ट जो दिया था ये क्रिक द्वारा दिया गया था। क्रिक वही वाटसन एंड क्रिक में से जो क्रिक थे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा आखिर क्या करता है, ये सजीव जगत में आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह एवं जीन के प्रदर्शन की क्रियाविधि को समझाता है। किस तरह से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है। हम ये जानते हैं कि आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में संग्रहित है। अब डीएनए से कैसे ये सूचनाएं निकलती हैं, किस तरह से ये लक्षणों के रूप में परिवर्तित होती हैं, तो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह और जीन का प्रदर्शन, अर्थात ये सूचनाएं जब तक कि लक्षण के रूप में प्रदर्शित नहीं होती तब तक का पूरा क्या प्रोसेस रहता है, यही चीज हम सेंट्रल डोग्मा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा जो है ये कहता है कि सजीव जगत में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय है, मतलब चक्रीय नहीं है, ठीक है। आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह लगभग एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब डीएनए में ये सूचनाएं हैं, डीएनए सूचनाएं आरएनए को दी जाती हैं और आरएनए से फिर ये प्रोटीन के पास आती है और प्रोटीन के रूप में फिर ये प्रदर्शित होती है। तो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और यही हमारे जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म भी है, ठीक है। और क्रिक ने एक साधारण सा सिंपल सा सेंट्रल डोग्मा बनाया। देखिए ये एक सेंट्रल डोग्मा का क्रम है, ये ध्यान रखना है आपको। डीएनए जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, इनमें आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण है। डीएनए जब अगली पीढ़ी में संततियां बनाता है तो ये डीएनए से डीएनए बना देता ताकि अगली पीढ़ी को भी ये सूचनाएं मिल जाए। तो डीएनए से डीएनए बनना, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन, ठीक है। फिर प्रत्येक पीढ़ी में ये सूचनाएं प्रदर्शित भी होती हैं। तो प्रदर्शित होने के लिए डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनने के इस कार्य को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये कार्य केंद्रक में होता है अगर कोशिका यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में ये काम साइटोप्लाज्म में होगा। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनने के काम को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये काम साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक को, ये काम साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो एक रेखीय क्रम बनाया गया कि डीएनए से डीएनए यानी कि रेप्लिकेशन, ये केवल तब जब अगली पीढ़ी में भेजनी है सूचना है, और जब सूचनाओं का प्रदर्शन करना है तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो 2 स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और इससे पहले एक और कार्य रिप्लिकेशन। 3 महत्वपूर्ण प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो हमारी आनुवंशिक सिस्टम को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जब हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं और क्रियाविधि पढ़ते हैं तो यही 3 चीजें हमें पढ़नी है। क्रिक के इस सेंट्रल डोग्मा में वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो इस सेंट्रल डोग्मा को फॉलो नहीं करते और अपवाद हमें मिले वायरस में ही, ठीक है। ये अपवाद जो थे, कुछ वायरस इस सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं करते। इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, देखिए कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, उनकी जिंदगी में डीएनए वो बनाते ही नहीं है और वो आरएनए से आरएनए बनता है, मतलब आरएनए का रिप्लिकेशन, ठीक है। तो राइबो वायरस, इन वायरस को हम क्या कहते हैं, राइबो वायरस या आरएनए वायरस। ये जो होते हैं ये आरएनए, इनमें आरएनए का रिप्लिकेशन पाया जाता है, हमने इसमें नहीं दिखा रखा है। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी रिप्लिकेट करता है, ठीक है, तो उनमें आरएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो वो इसमें जोड़ा नहीं गया। दूसरा, कुछ और वायरस है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है लेकिन वो बाद में आरएनए से डीएनए बनाते हैं, उल्टा। हम तो कहते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है। और रेट्रोवायरस जो होते हैं आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो इस सेंट्रल डोग्मा में फिट नहीं हो रही। तो ये अपवाद है, पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सा जीव सेंट्रल डोग्मा का अपवाद है, तो आप वायरस कहिएगा। वो भी वो वायरस जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है।
जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें दो कैटेगरी है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ में एक कैटेगरी तो ये है कि वो आरएनए से आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से आरएनए, वो आरएनए चलता है, वो आरएनए रिप्लिकेशन दर्शाएंगे, वो आरएनए वायरस। ठीक है। कुछ ऐसे भी वायरस है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है लेकिन बाद में वो आरएनए से डीएनए बना देते हैं और फिर उनका डीएनए वापस आरएनए बनाता है। क्योंकि वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उनको रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है। तो रेट्रोवायरस भी एक प्रकार के आरएनए राइबोवायरस ही है, लेकिन इनमें बस डीएनए बनाने की क्षमता और होती है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। क्रिक के इस सेंट्रल डोग्मा को फिर थोड़ा सा रूपांतरित करके वायरस की इन दोनों चीजों को भी उसमें शामिल किया गया। फिर एक रूपांतरित और कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा बना जो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। अब देखिए, सेंट्रल डोग्मा को रूपांतरित करके बनाया गया तो उसमें आधारभूत चीज तो वही, अभी भी डीएनए का रिप्लिकेशन हो ही रहा है। ठीक है। अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना, तो ये क्रम तो वही है, बस इसमें दो चीजें और जोड़ दी हैं। एक तो ये आरएनए पर ही हमने रिप्लिकेशन जैसे डीएनए पर समझा, इसी तरह से आरएनए पे भी बना दी। आरएनए में रिप्लिकेशन का जो ये कार्य है ये सब जगह नहीं मिलेगा, केवल किस में मिलेगा, जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें, केवल आरएनए वायरस में। तो ये चीज केवल कुछ राइबो वायरस आरएनए वायरस में होती है। इसके अलावा एक एरो उल्टा लगा दिया हमने आरएनए से डीएनए और ये लिख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें जोड़ दिया ताकि वायरस के अपवाद भी अब नहीं रहे। तो एक तो आरएनए रिप्लिकेशन जोड़ दिया, अब ये जोड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में यही समझ लें, आगे हमारे ज्यादा डिटेल में ये है नहीं। ठीक है। तो दो वैज्ञानिक हैं, टैमिन और बाल्टिमोर, इन्होंने एक वायरस राउस सार्कोमा वायरस में इसको सबसे पहले खोजा है। राउस सार्कोमा वायरस एक प्रकार का रेट्रोवायरस है और टैमिन और बाल्टिमोर ने इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को उसमें खोजा और इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एक और नाम है, इसे टैमिनिज्म भी कहते हैं। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसे टैमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये मुख्यतः रेट्रोवायरस में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एचआईवी, जो एड्स का वायरस है एचआईवी, वो भी रेट्रोवायरस है। राउस सार्कोमा वायरस भी रेट्रोवायरस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दर्शाने वाले ये वायरस रेट्रोवायरस कहलाते हैं। टैमिन और बाल्टिमोर ने इस प्रोसेस को खोजा। ठीक है। इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है? देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है। एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है और यहाँ जो एंजाइम काम आता है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है। आरएनए से डीएनए बन रहा है। अब क्योंकि निर्माण डीएनए का हो रहा है तो वास्तव में जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह रहे हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बना किससे रहा है? आरएनए से। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसका वास्तविक नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट क्योंकि आरएनए को टेम्पलेट की तरह काम में ले रहा है, आरएनए पर निर्भर है। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज तो है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज लेकिन आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये जो डीएनए बनता है जो आरएनए से बनता है, इस डीएनए को ध्यान रखना, इसे सी डीएनए भी कहते हैं। सी का मतलब है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए। ठीक है। ये नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये सी डीएनए होता है, जो डीएनए आरएनए से बने वो सी डीएनए कहलाता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉपी डीएनए। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको आरएनए की लाइटिक वायरस की लाइटिक साइकिल बताई थी। वायरस अपना डीएनए या आरएनए जो भी उसका आनुवंशिक पदार्थ है वो होस्ट कोशिका में डाल देता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये वायरस ने क्या करा, अपना आरएनए होस्ट में भेज दिया। ठीक है। अब होस्ट की कोशिका के अंदर आरएनए से डीएनए बना और ये सी डीएनए कहलाएगा। कभी कभी ये सी डीएनए उस परपोषी कोशिका जो होस्ट कोशिका है जिसको इसने संक्रमित किया, कभी कभी ये सी डीएनए उस कोशिका के डीएनए से जाके जुड़ जाता है। ठीक है। कभी कभी ये परपोषी के डीएनए से जुड़ जाता है। और जब कभी भी वायरस का ये डीएनए जो कि आरएनए से बना है, सी डीएनए, अगर ये होस्ट के डीएनए से जाके जुड़ जाता है तो ऐसे में उसको बोलते हैं रेट्रोपोसोन। इसको क्या बोलेंगे? रेट्रोपोसोन। ये जरूरी नहीं हर बार हो। ठीक है। कई बार वायरस का डीएनए अलग ही रहता है और होस्ट का डीएनए अलग ही रहता है। ठीक है। कभी कभी ये वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से जाके जुड़ जाता है तो इसको रेट्रोपोसोन भी कहते हैं। अच्छा, जब ये होस्ट के डीएनए से जुड़ता है तो ये होस्ट के कई जीन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, कई निष्क्रिय जीन को सक्रिय कर देता है, जीन के प्रदर्शन को डिस्टर्ब कर देता है। कब?
जब ये सी डीएनए होस्ट के डीएनए से जुड़ता है। तो होस्ट को नुकसान ज्यादा तभी है जब सी डीएनए इसके डीएनए से जुड़े। अगर ये सी डीएनए अलग पड़ा है तो भी नुकसान तो है, लेकिन थोड़ा कम मान सकते हो। अच्छा, कभी कभी तो हमने देखा है कि जब ये सी डीएनए, वायरस का जो सी डीएनए है, ये जब होस्ट के डीएनए से जुड़ता है तो मैंने जैसा कहा कई जीन के प्रदर्शन को ये डिस्टर्ब करता है। तो हमारे जीनों में कई बार ओंकोजीन होते हैं जो निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। ओंकोजीन वो हैं जिससे कैंसर होता है, और ये नॉर्मली निष्क्रिय रहते हैं और इसीलिए इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सबके पास ही होते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अब ये वायरस का डीएनए, सी डीएनए जब उस पर जुड़ता है होस्ट के डीएनए से, तो कभी कभी ये ओंकोजीन को सक्रिय कर देता है, और ओंकोजीन को सक्रिय करने के कारण होस्ट के अंदर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये भी देखा गया कि कई बार वायरस का संक्रमण कैंसर तक उत्पन्न कर देता है। समझ में आई बात? तो ये सेंट्रल डोग्मा के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, और वायरस की इन दोनों चीजें कौन कौन सी, आरएनए का रिप्लिकेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इनको जोड़ा गया। ये मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा है। थोड़ा सा मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको समझाया, टेमिन बाल्टीमोर ने इसकी खोज की, इसलिए इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। कौन से वायरस में खोजा गया? राउस सार्कोमा वायरस में ये खोजा गया। ठीक है, मुख्यतः ये रिट्रोवायरस में पाया जाता है, एचआईवी वगैरह, और इनमें राउस सार्कोमा वायरस भी रिट्रोवायरस है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए से डीएनए बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये कार्य एक एंजाइम से होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, जिसका एक और नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए बनता है आरएनए से, उसे सी डीएनए कहा जाता है। कभी कभी ये सी डीएनए होस्ट के डीएनए से भी जुड़ जाता है, और होस्ट के डीएनए से जुड़ने की वजह से ये होस्ट के अंदर और ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है, और कभी कभी तो ये ओंकोजीन को सक्रिय करके कैंसर तक उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अतिरिक्त बातें आपको ध्यान रखनी। बाकी सेंट्रल डोग्मा का बेसिक मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। 3 स्टेप है यहाँ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, हमें आगे चैप्टर में यही 3 चीजें दी हैं, और यही 3 चीजें हमारे पूरे मैकेनिज्म को समझाती है कि जीन का प्रदर्शन किस तरह से होता है, कैसे वो अगली पीढ़ी में जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले रेप्लिकेशन लेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद ट्रांसलेशन। ओके, अब हम सेंट्रल डोग्मा की सबसे पहली स्टेप शुरू करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा में बताया कि 3 हिस्से हैं हमारे लिए मुख्य रूप से, एक डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन का पार्ट शुरू करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, या इसको कहें डीएनए प्रतिकृतिकरण, मतलब डीएनए की प्रतिकृति बनाना। प्रतिकृति हम किसको कहते हैं? जो किसी की एग्जैक्ट कॉपी हो, क्लोन कह सकते हो। तो प्रतिकृति मतलब एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ कॉपी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी की बात कर रहे हैं। तो डीएनए की प्रतिकृति यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, ठीक है, उसका निर्माण करना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। सजीव जगत में हमें ये तो पता ही है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और आनुवंशिक पदार्थ में ये एक अत्यंत आवश्यक गुण है कि वो अपनी प्रतिकृति बनाए, अर्थात वो अपने ही जैसी एक और कॉपी बनाए, जिसमें इसमें जो आनुवंशिक सूचना है वही की वही दूसरे में भी जाए, और फिर ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया जाए। यानी कि अगर हम चाहते हैं वंशानुगति हो, यानी कि हम चाहते हैं कि आनुवंशिक सूचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलें, तो उसके लिए रेप्लिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। और प्रकृति ने डीएनए, क्योंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए में ही एक क्षमता दी है कि वो अपने जैसी एक रेप्लिका बना सकता है, अपनी कॉपी कर सकता है। हालांकि ये चीज आरएनए में भी मिलती है, लेकिन अब आरएनए में ये चीज अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं रहा। हालांकि कुछ वायरस के अंदर अभी भी आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो जिन जिन वायरस में जहां आज भी आनुवंशिक पदार्थ है, वहां आरएनए में रेप्लिकेशन मिलता है। तो कोई हमें ये कहे कि डीएनए के अलावा किसी में भी और में भी रेप्लिकेशन मिलता है क्या? तो बिल्कुल विरल रूप से आरएनए में मिलता है। आरएनए में भी क्षमता है, लेकिन ये सिर्फ उस वायरस में दिखाई देती है जहां आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, अन्यथा आरएनए रेप्लिकेशन नहीं करता। और इसीलिए मोटे तौर पर यही कहा जाता है कि यह क्षमता केवल डीएनए में पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर यह हमें ध्यान रखना होगा कि अपवाद स्वरूप कुछ वायरस, वो भी कौन से? आरएनए वायरस, राइबो वायरस में आरएनए में भी रेप्लिकेशन पाया, क्योंकि इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक दो जगह लिखा है कि डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन क्षमता पाई जाती है, तो वो भी गलत नहीं, बिल्कुल दोनों मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में आरएनए में रेप्लिकेशन केवल कुछ वायरस तक सीमित रह गया, बाकी सारे सजीवों में डीएनए में रेप्लिकेशन है। तो कहा ही जाता है डीएनए एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता है, वो अपने ही जैसी संततियां, अपने ही जैसी कॉपी बनाता है, जिसमें जो आनुवंशिक सूचना वही की वही उसमें भी आ जाती है।
तो डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण डीएनए प्रतिकृतिकरण या इसे डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। कब और कहाँ होता है ये भी ध्यान रखें। तो यह कार्य कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है। हम 11th क्लास का सेल डिवीजन का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से बताया जाता है कि सेल डिवीजन की जो अंतर अवस्था है उसमें G1 अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था होती है। उसमें एस अवस्था में विशेष रूप से यही कार्य होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। तो कब होगा ये? कोशिका चक्र की अंतरावस्था की एस अवस्था में होता है, बाकी इसके अलावा नहीं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, रिप्लिकेशन का ये कार्य केवल उन्हीं कोशिकाओं में होगा जो कोशिकाएं विभाजन करना चाहती है। अगर कोई कोशिका में आगे भविष्य में कोई विभाजन नहीं होना है तो उसमें कभी भी रिप्लिकेशन नहीं होगा। अर्थात कोई ये कहे कि क्या प्रत्येक कोशिका में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। केवल वही कोशिका में डीएनए रिप्लिकेशन होगा जो आगे विभाजन करना चाहती है। कई ऐसी कोशिकाएं जो एक बार बनने के बाद विभाजन नहीं करती, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं और भी हैं। तो जिनमें विभाजन नहीं करना है, जिनमें विभाजन नहीं होना, उनमें रिप्लिकेशन की जरूरत होगी। जब पुत्री कोशिकाएं बनेगी विभाजन से तो उसी में तो आनुवंशिक पदार्थ भेजना केवल वही आपको, इसीलिए तो एस अवस्था में होता है। हम अंतरावस्था की जीवन अवस्था से एस अवस्था में आते ही तभी हैं जब कोशिका को विभाजन करना है, नहीं तो वो तो जीवन अवस्था से G0 अवस्था में निकल जाती है। समझ गए? और कहाँ होगी क्या है? तो केंद्रक में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो डीएनए होता ही केंद्रक में, तो केंद्रक में होगा। प्रोकैरियोट में ये कार्य साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसका डीएनए साइटोप्लाज्म में है, तो प्रोकैरियोट में ये काम साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब बात आती है रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म की, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 में तो हमें पता चला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। 1950-52 में ही हमें डीएनए की संरचना भी पता चली है। वाटसन, क्रिक और चारगाफ और सबका कार्य उसी दौरान आया। ठीक है, तो यहीं पर ही वाटसन और क्रिक से ही शुरुआत होती है रिप्लिकेशन की भी, क्योंकि देखिए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये तय हो चुका था। संरचना लेकिन ज्ञात नहीं थी और संरचना के प्रयास किए जा रहे थे। तो उस समय एक बात आई कि डीएनए की संरचना वही मान्य होगी जो डीएनए के रिप्लिकेशन के कार्य को भी समझा पाए। और इसीलिए वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए की संरचना दी, उसका मॉडल दिया, तो उन्होंने साथ साथ में रिप्लिकेशन की क्रियाविधि भी बताई। तो देखा जाए तो इसकी पूरी क्रियाविधि वाटसन और क्रिक द्वारा ही दी गई। लेकिन इससे भी पहले एक और बात आई, वो आई कि रिप्लिकेशन किस तरह से हो, उसका मोड क्या रहे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने 3 तरह के मोड सुझाए गए। हालांकि उसमें से फिर प्रायोगिक रूप से एक ही प्रमाणित हुआ, लेकिन मोड ऑफ रिप्लिकेशन मतलब मैकेनिज्म भी किस आधार पर बनाया जाए। ठीक है, वाटसन और क्रिक का मानना था कि भाई हमारे हिसाब से तो डीएनए रिप्लिकेशन अर्धसंरक्षीय होना चाहिए। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक संरक्षीय और कुछ ने डिस्ट्रप्टिव, इस तरह से अलग अलग कुछ आइडियाज, अलग अलग मोड दिए। तो मोड ऑफ रिप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वैसे डीएनए रिप्लिकेशन में 3 संभव मोड सुझाए गए। ठीक है, 3 संभव मोड सुझाए गए, तीनों हो ये जरूरी नहीं, सुझाए गए। एक तो ये अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा है संरक्षी और तीसरा है डिसरप्टिव, जिसको कहते हैं बिखराव या बिखरा हुआ। कि या तो संरक्षी, अर्धसंरक्षी या बिखरा हुआ, इसी तरह से कुछ रिप्लिकेशन होता होगा। अब इनको देखिए, तीनों में अंतर क्या है। जो अर्धसंरक्षी है, जिसके बारे में कल्पना की थी वाटसन एंड क्रिक ने भी, इसमें क्या होता है, जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल 2 लाइन मतलब डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, अर्धसंरक्षी मॉडल ये कहता है कि ये दोनों पुराने सूत्र अलग हो जाते हैं और इनके सामने एक एक नया सूत्र बन जाता है। अर्धसंरक्षी परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक डीएनए में एक स्ट्रैंड उसका पुराना है जो उनको पैतृक से मिला है और एक उसके सामने नया बना है। तो संरक्षी का मतलब क्या हुआ, जो कुछ चीज संरक्षित हो। तो इसमें देखा जाए तो आधा ही संरक्षित हुआ ना, आधा पुराना आधा नया है। एक स्ट्रैंड पुराना, एक नया, ये पुराना स्ट्रैंड एक नया स्ट्रैंड। तो ये अर्धसंरक्षी है। इसमें बस फायदा ये है कि आनुवांशिक सूचना, जैसे एक पुराना स्ट्रैंड है उसी के सामने नया बन रहा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बनेगा, तो सूचना वही की वही रहेगी। इसलिए इसके फेवर में ज्यादा बातें गई। ठीक है, एक सुझाव था संरक्षी का भी। संरक्षी में क्या होता है कि पुराना डीएनए पूरा सुरक्षित रहता है। तो ये जैसे मान लो पुराना डीएनए तो जो का त्यों है, और फिर ये किसी क्रियाविधि द्वारा एक नया बना देता है। ये चीज समझाना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन एक आइडिया ये भी दिया गया कि संरक्षी के अंदर नया डीएनए पूरा नया बनता है, पुराना पुराना ही रहता है। इसके अंदर एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड पुराना, ये होता है अर्धसंरक्षी। तीसरा एक प्रकार और दिया गया, वो था डिस्ट्रप्टिव। इसके अंदर कहा गया कि जो पुराने डीएनए है उसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और बीच बीच में इसमें नए डीएनए के पूरक सूत्र बन जाते हैं, तो कहीं पुराना कहीं नया ऐसे बिखरा हुआ रहता है। जैसे आप देखिए, इसके टुकड़े हो गए, ये मैंने लाल और सफेद से बना रखा है, तो कहीं पे लाल और कहीं में बीच बीच में सफेद। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रैंड न तो पूरी तरह से पुराना है न पूरी तरह से नया है।
ये बिखरा हुआ है, कहीं कहीं बीच बीच में पुराना भाग और कहीं कहीं पर नया भाग, इस तरह से है। इन तीनों में एक चीज देखिएगा, हमने ये बात आपको पहले बताई थी कि डीएनए निर्माण का जो एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज, उसके प्रकार में पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के काम की एक बात ये थी कि उसे एक पुराना सूत्र चाहिए, उसके सामने नया बनाता है, तो टेम्पलेट चाहिए होता है। पुराने सूत्र को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। तो इसी आधार पर ही बनाए गए ये 3 मॉडल। तो 3 मोड रिप्लिकेशन के दिखाए गए, अर्ध संरक्षी, संरक्षी और डिस्ट्रक्टिव। ये न माने कि ये तीनों होते हैं, ठीक है। ये 3 संभव मोड ऑफ रिप्लिकेशन बताए गए। ये जो 3 संभव मोड ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, इसका कहने का मतलब यही है कि ये सुझाए गए हैं। 3 संभव मोड सुझाए गए। अब इनमें से जब आगे प्रयोग किए गए तो ज्यादातर प्रायोगिक प्रमाण अर्ध संरक्षी मोड के फेवर में गए, ठीक है। किंतु बाद में विभिन्न प्रायोगिक प्रमाणों के आधार पर डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव ही माना गया, ठीक है। अब ये कई प्रायोगिक प्रमाणों से तय हुआ और ये दोनों जो हैं आगे जाकर जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें संरक्षी और डिस्ट्रक्टिव मोड रिजेक्ट हुए। तो 3 संभावनाएं थी अंततः, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव फाइनलाइज हुआ। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कैसे हुआ, इसका हमें एनसीईआरटी के अंदर भी एक प्रयोग दे रखा है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन कैसे क्या किया गया, तो आप उसी का एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर लेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मोड का सुझाव सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था, किंतु इसे प्रायोगिक रूप से 2 वैज्ञानिक मिचेल्सन एंड स्टॉल द्वारा सिद्ध किया गया। प्रायोगिक रूप से सिद्ध इन्होंने किया, और यही हमें मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। मिचेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट, किस तरह से इन्होंने डीएनए रिप्लिकेशन को अर्ध संरक्षित सिद्ध किया, और ये काफी पूछा भी जाता है, तो इसलिए और एनसीईआरटी में भी इसको ढंग से एक चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। तो हम पहले ये समझें कि आखिर डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये कैसे पता चला, ठीक है, और कैसे डिस्ट्रक्टिव और ये कंजर्वेटिव जो है ये रिजेक्ट हो गए। मिचेल्सन और स्टॉल, इन 2 वैज्ञानिकों ने ई कोलाई पर अपना सारा कार्य किया। इन्होंने जो प्रयोग जिस जीव पे किया वो था ई कोलाई, ठीक है। और जिस तकनीक का इन्होंने उपयोग किया, क्या इन्होंने काम में लिया, इन्होंने अपने प्रयोग में नाइट्रोजन के हेवी आइसोटॉप N15 का इस्तेमाल किया। हेवी नाइट्रोजन, सामान्य नाइट्रोजन N14 होता है, ये है भारी, ये भारी आइसोटॉप है N15, ठीक है। हेवी नाइट्रोजन का उपयोग किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हेवी आइसोटॉप जरूर है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। हेवी में और रेडियो एक्टिव में अंतर होता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो धर्मी नहीं थे। जैसे हर्शे और चेज ने तो फास्फोरस और सल्फर रेडियो एक्टिव लिए थे, फास्फोरस 32, सल्फर 35, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये केवल भारी है। तो N14 की जगह N15 भारी नाइट्रोजन लिया, और तकनीक कौन सी काम में ली, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का उपयोग किया गया, ठीक है। घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, ठीक है। अपकेंद्रण तकनीक मैंने आपके आगे के भी हर्शे और चेज और इन्हीं एक्सपेरिमेंट में भी बताया था, एवरी मैक्लोइडी में भी आया। अपकेंद्रण तकनीक में किसी विलियन को एक अक्ष के चारों ओर तेजी से घुमाया जाता है। अपकेंद्रण की ये तकनीक उस विलियन में से जो भी उसमें चीजें हैं उनको पृथक करने में काम आती है, और जितनी तीव्र गति से घुमाएंगे उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। तो वही जैसे कि आपको एवरी मैक्लोइडी के एक्सपेरिमेंट में, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में भी बताया वही है, लेकिन ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, घनत्व प्रवणता, ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले हैं। इसमें बहुत तीव्र गति से विलियन घुमाया जाता है, ये बहुत हाई स्पीड वाले हैं, और जब बहुत तेजी से घुमाते हैं तो मॉलिक्यूल अपने घनत्व के आधार पर उस परत नली में लेयर के रूप में, बैंड्स के रूप में अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये पृथक्करण की एक तकनीक है, जैसे वहां पर भी पहले भी बताया था मैंने, उसी तरह से। तो ये बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूज होने वाली मशीनें हैं, हाई स्पीड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक जो है सामान्य नाइट्रोजन और भारी नाइट्रोजन को अलग कर देती है। सामान्य नाइट्रोजन N14 है और भारी नाइट्रोजन N15 है। जब आप इसको अपकेंद्रण में रोटेट करेंगे तो N14 अलग इकट्ठा होगा और N15 अलग इकट्ठा होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी में फर्क है। और इसी आधार पर ही इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव सिद्ध भी किया। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट किया था, पहले तो समझ में आया किस पर काम किया, ई कोलाई पर। तत्व कौन सा लिया, हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 लिया गया। तकनीक कौन सी ली गई, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक, ठीक है। कार्य कैसे किया गया, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था इनका।
इनका जो एक्सपेरिमेंट था, देखिए इन्होंने एक नाइट्रोजन 15 युक्त माध्यम तैयार किया। एक्चुअली क्या, देखिए ई कोलाई का सामान्य जो संवर्धन माध्यम होता है, उस सामान्य संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन स्रोत भी डाला जाता है। तो इन्होंने उस माध्यम में जानबूझकर नाइट्रोजन सामान्य न डालकर भारी नाइट्रोजन डाला, अर्थात N14 वाला न डाल के N15 वाला डाला। तो इन्होंने N15 युक्त एक माध्यम तैयार किया और उसमें ई कोलाई डाल के उसका संवर्धन कराया। ठीक है, भारी नाइट्रोजन N15 युक्त माध्यम बनाया गया और उसमें ई कोलाई का संवर्धन और सतत रूप से कई पीढ़ियों तक कराया गया। तो जब बार बार थोड़े से बैक्टीरिया डाले और अब उसमें बार बार नए बैक्टीरिया बन रहे हैं विभाजन करके, अब आप देखिए नए जो बैक्टीरिया बनेंगे तो उनके लिए जो भी पोषक तत्व हैं वो तो माध्यम से ही लिए जाएंगे। तो उसकी कोशिका में जहां जहां नाइट्रोजन लगेगा वो माध्यम से लेंगे, और माध्यम से नाइट्रोजन कौन सा आया, N15। तो इसका मतलब ये जो नए ई कोलाई अब जो बनेंगे उनके अंदर नाइट्रोजन जहां जहां भी लगा सब जगह कौन सा लगेगा, भारी नाइट्रोजन। तो सतत संवर्धन करने से क्या हुआ, सभी ई कोलाई के डीएनए में N15 चला गया। भाई और भी जगह नाइट्रोजन होगा, वहां भी गया, लेकिन हमें तो डीएनए से मतलब है। तो ये एक बात तय है कि जब सतत रूप से संवर्धन किया गया कई पीढ़ियों तक, तो जो बने ई कोलाई है उनमें धीरे धीरे N15 नाइट्रोजन जाता गया और उनके डीएनए के अंदर भारी नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इस बात का प्रमाण ये मिलता है कि जब हम इनका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह से किया जाता है कि एक परत नली होती है, इसके अंदर ये विलयन लेकर के इसको बंद कर देते हैं और तेजी से घुमाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि डीएनए का जो बैंड बनता है, डीएनए जो इकट्ठा होता है, भारी डीएनए, ये थोड़ा नीचे की तरफ इकट्ठा होता है, और ये N15 जो है ये इसका बैंड हमें ये नीचे एक पट्टी जो दिख रही ये ऐसे आया। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो ट्यूब थी उसमें डीएनए का इकट्ठा ये बॉटम पर थोड़ा नीचे की तरफ इकट्ठा हुआ, जो भारी होगा वो नीचे इकट्ठा होगा। ठीक है, इसी से अंदाजा लग रहा है कि ये डीएनए भारी नाइट्रोजन वाला है, इसलिए नीचे इकट्ठा हुआ है तल में। अब इन्होंने क्या किया, दो माध्यम बना। अब देखिए एक्सपेरिमेंट का अगला भाग। पहले भाग में तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 15 वाला एक भारी नाइट्रोजन वाला एक माध्यम तैयार किया, उसमें ई कोलाई को लगातार वृद्धि कराया गया और इस तरह से कई पीढ़ियों तक वृद्धि कराया गया कि सारे ई कोलाई में धीरे धीरे उनके डीएनए में नाइट्रोजन 15 आ गया। वो तो धीरे धीरे का मतलब ये कि जैसे जैसे बैक्टीरिया विभाजन करेगा तो नए जो बैक्टीरिया बनेंगे उनमें नाइट्रोजन माध्यम से लेंगे तो भारी आएगा। इस तरह से इनके डीएनए में भारी नाइट्रोजन रहा और उसका अंदाजा इससे लगता है जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो सारा डीएनए परत नली में थोड़ा उसका जो इकट्ठा हुआ एक बैंड बना वो तल में बना, नीचे की तरफ बना। अब उन्होंने क्या किया, दो माध्यम लिए, और इस बार जो माध्यम लिए ई कोलाई के संवर्धन माध्यम वो सामान्य नाइट्रोजन वाले थे। मतलब जो नॉर्मल माध्यम होता है उसमें N14 नाइट्रोजन डाला जाता है, ये तो इन्होंने विशेष रूप से N15 वाला अलग से बनवाया। अब इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 14 वाले माध्यम लिए, दो परत नलियां ली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा ई कोलाई क्या करा, ये वाला डाला जिसके डीएनए में नाइट्रोजन 15 भारी नाइट्रोजन था। भारी नाइट्रोजन युक्त डीएनए वाले ई कोलाई को नाइट्रोजन 14 वाले माध्यम में डाला गया और एक पीढ़ी तक वृद्धि कराया गया और दूसरी परत नली में 2 पीढ़ी तक वृद्धि कराया गया। कैसे, देखिए ये नाइट्रोजन 14 युक्त माध्यम है, ये दोनों परत नलियों में, और नाइट्रोजन 15 युक्त ई कोलाई इसमें भी डाला, मतलब इसी में से थोड़ा निकाला और इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब इस परत नली में वाले में तो केवल एक पीढ़ी के लिए संवर्धन किया गया और इसमें 2 पीढ़ियों के लिए संवर्धन किया गया। अब हमें कोई बैक्टीरिया दिख थोड़ी रहा, एक पीढ़ी का क्या मतलब है कि जैसे आप इसमें ई कोलाई डालो बस वो जाके एक बार डिवाइड हो, फिर हम इसको निकाल लें। 2 पीढ़ी का मतलब 2 बार डिवाइड हो। अब बैक्टीरिया कोई आंखों से थोड़ी दिखता है कि हम देख लेंगे हाँ एक बार डिवीजन हो गया हटा लो। बैक्टीरिया हमें आंखों से नहीं दिखता, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक पीढ़ी हो गई। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया को विभाजन करने में करीब 20 मिनट लगते हैं। तो यही काम में लिया गया कि जैसे इसके अंदर नाइट्रोजन 15 युक्त ई कोलाई थोड़ा सा इसमें से निकाल के इसमें डाला और केवल 20 मिनट के लिए संवर्धन किया गया। 20 मिनट के लिए, ये मानते हुए कि 20 मिनट में बैक्टीरिया एक बार डिवाइड हो जाएगा, और 2 पीढ़ी करना था तो इसको 40 मिनट के लिए संवर्धन किया ताकि ये 2 बार विभाजन हो जाए। बस 20 मिनट संवर्धन किया और इसको निकाला और इसका भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो अब आप देखिए इसकी परत नली में परिवर्तन दिखा, जहां इसका डीएनए बिल्कुल नीचे आ रहा था, इसका जो डीएनए था वो बीच में आया, और जहां 2 पीढ़ी 40 मिनट तक संवर्धन किया, यानी कि 2 बार विभाजन करवाया, उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो उसमें 2 बैंड आए, एक तो बीच में ही आया और एक ऊपर और आया। अब इससे हमें क्या पता चला, ये बैंड की पोजीशन दिख रही। ठीक है, ये सबसे नीचे आया, मतलब ये N15 दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में N15 था और ये भारी डीएनए था। ठीक है, और यहां बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसके एक स्ट्रैंड में N15 है और एक में N14 है, इसका घनत्व बीच का आ रहा है।
और तीसरे में बीच वाला भी आ रहा है और एक वो आ रहा है जो और हल्का है, ऊपर आ रहा है, जो बिल्कुल ऊपर आ रहा है मतलब और ज्यादा हल्का, मतलब उसके दोनों स्ट्रेन में N14 है। जो बीच में आ रहा है घनत्व उसका मतलब उसके एक स्ट्रेन में 15 और एक में 14 उसकी मध्य का घनत्व है, और जिसके दोनों स्ट्रेन में N15 है वो भारी वाला नीचे आएगा। इस तरह से उनको बैंड की ये पोजीशन दिखाई दी, ठीक है। तो इसका उन्होंने अनुमान कैसे लगाया? देखिए, उनका कहना था कि बीच का डेंसिटी आ रहा है ना, ये भारी से बीच की आई, तो इनका कहना था कि अगर संरक्षी प्रकार का होता है कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव क्या कहता है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो पुराना डीएनए पूरा पुराना रहेगा और नया पूरा नया बनेगा। पुराना डीएनए तो भारी वाला है और नया जो बनेगा माध्यम क्या है N14, तो नया वाला हल्का बनेगा। तो अगर संरक्षी प्रकार होता तो ये मध्य का तो डेंसिटी, मध्य का घनत्व तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ दो बैंड बनने चाहिए। एक पीढ़ी के बाद ही यहाँ दो बैंड बनने चाहिए, एक भारी वाले डीएनए का और एक हल्के वाले डीएनए का। अगर यहाँ दो बैंड बनते, भारी का तो यही, और यहाँ अगर भारी और हल्का दोनों बनता तो डीएनए रिप्लिकेशन संरक्षी प्रकार होता, क्योंकि संरक्षी में हल्का डीएनए पूरा अलग बनेगा, भारी पूरा अलग बनेगा और दो बैंड बनते। दो न बन के एक ही बैंड बन रहा है, वो भी बीच का बन रहा है, इसका मतलब ये संरक्षी तो नहीं है। घनत्व बीच का आने का मतलब क्या हुआ कि या तो ये सेमी कंजर्वेटिव है कि एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया, तो पूरे डीएनए का घनत्व बीच का आ जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि डिसरप्टिव हो, डिसरप्टिव में भी टुकड़े हो जाते हैं, तो कहीं पुराना कहीं नया, तो उसका भी घनत्व बीच का आ सकता है। तो पहली एक पीढ़ी के संवर्धन के बाद ये तो तय हो गया कि यहाँ पर बीच का यहाँ पर कोई संरक्षी मोड नहीं है, या तो ये सेमी कंजर्वेटिव है या डिसरप्टिव है। फिर हमने इसलिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, दो पीढ़ी तक वृद्धि करें। अच्छा, दो पीढ़ी में वृद्धि कराने के बाद स्पष्ट हो गया कि ये डिसरप्टिव भी नहीं है। कैसे? दो पीढ़ी बाद क्या आ रहा है, बीच का तो यही रहा और एक हल्के डीएनए का बैंड भी आ गया। अगर डिसरप्टिव मोड होता तो हर बार ही टुकड़े होते, और हर बार टुकड़े होते तो इसका मतलब उसका घनत्व आगे तो बीच का ही चलना चाहिए, न हल्का न भारी, बीच का। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि दो पीढ़ियों बाद बीच का तो आया, एक हल्का और आ गया, पूरा डीएनए लाइट बन गया, नाइट्रोजन 14 वाला हल्का डीएनए। अगर आप डिसरप्टिव मानते हो तो पूरा हल्का तो कभी नहीं बनेगा। सेकेंड पीढ़ी में दो बैंड दिखने का मतलब ये भी तय है कि डिसरप्टिव भी नहीं है और ये सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए। और फिर इसको इन्होंने इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करी कि ये देखिए, मैंने जो लाल रंग का बनाया है ये N15 डीएनए है। इस परख नली में दो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में N15 था, ये हेवी डीएनए, ये भारी डीएनए, और इसमें सारा ही डीएनए भारी है, 100% हेवी डीएनए, और इसी की वजह से नीचे बैंड आ रहा है। अब 20 मिनट तक इसका संवर्धन करा है, तो हुआ क्या? 20 मिनट में क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए, तो ये एक तो भारी आया और एक नया बन गया इनके सामने। अब नया जो बनेगा माध्यम कौन सा? N14, इसलिए नया जो बनेगा वो N14 वाला बनेगा। तो एक स्ट्रैंड 15, एक स्ट्रैंड 14, इसलिए इन दोनों डीएनए का घनत्व इससे थोड़ा सा क्या आएगा, हल्का आएगा, ये बीच में आ गया, तो N15 N14। और अब एक पीढ़ी बाद 20 मिनट यानी कि एक पीढ़ी बाद 100% हाइब्रिड डीएनए बना। ये डीएनए न तो हैवी है न पूरा लाइट है, ये बीच का है, हाइब्रिड है, एक सूत्र भारी और एक सूत्र हल्का। तो एक पीढ़ी के बाद जहां 100% हैवी डीएनए था, अब 100% हाइब्रिड डीएनए हो गया। फिर एक और पीढ़ी 20 मिनट के लिए और वृद्धि करा दी, तो अब 1 से 2 हुए, 2 से 4 डीएनए हो जाएंगे, हर बार डीएनए डबल होंगे। अब 2 के 4 हो गए, सेमी कंजर्वेटिव मोड। अब ये दोनों अलग हुए, देखो, और इधर ये दोनों अलग हुए, तो ये लाल इधर आ गया, ये वाला हरा इधर आ गया। इनके सामने जो नए बने वो भी हल्के ही बने, क्योंकि माध्यम तो अभी भी यहाँ पर हल्का ही, ठीक है, N14 युक्त माध्यम है, तो यहाँ भी यही हुआ, इधर भी यही। तो अब इन 4 डीएनए में आप देखिए कि ये जो 2 रहे ये तो हाइब्रिड रहे, और 2 पूरी तरह से क्या बन गए, N14 वाले हल्के डीएनए। 4 में से 2 यानी कि 50% इसमें हाइब्रिड है और 50% इसमें लाइट डीएनए हो गया। क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के डीएनए बन रहे इसलिए 2 बैंड आए, और ये जो N14 वाला, ये इन दोनों डीएनए की वजह से ये बैंड बना, और ये दोनों हाइब्रिड डीएनए की वजह से ये वाला बैंड आया। तो जो उनको रिजल्ट परख नलियों में मिले वो वास्तव में इस तरह से समझाए जा सकते हैं कि 20 मिनट बाद और 40 मिनट बाद क्या परिणाम आया इन दोनों परख नलियों में, ठीक है। अब आप भले और बढ़ा लो आगे, एनसीईआरटी पूछती साहब 80 मिनट बाद या 60 मिनट बाद क्या होगा। 60 मिनट बाद क्या होता, एक पीढ़ी और हो जाती, 20 फिर 20 और हर बार डबल। तो अपन को कई बार पूछा जाएगा कि 60 मिनट बाद कितने डीएनए, उसमें से कितने भारी, कितने हाइब्रिड, कितने हल्के, 80 मिनट बाद कितने, तो गिनना आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना, हर बार डबल करते जाओ। अब 60 मिनट बोला है तो 40 भी हो गया, एक बार और हो जाएगा,
एक बार और विभाजन हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 के डीएनए कितने हो जाएंगे, 8। अब आप ध्यान रखना, अगर भारी डीएनए को अब हल्के माध्यम में संवर्धन करा रहे हैं तो अब और भारी तो नहीं बनेगा, जो बना वो बस शुरू में वही था। तो ये ध्यान रखना, अब आप कितनी बार करो, भारी डीएनए ये दोनों सूत्र ही तो हैं, तो जितने भी डीएनए बनेंगे उसमें बस एक में ये जाएगा, एक में वो जाएगा, वो 2 हाइब्रिड बनेंगे जिसमें भारी जाएगा, बाकी तो सारे क्या बनेंगे अब हल्के। तो जैसे यहाँ 4 थे तो 4 में 2 हाइब्रिड 2 हल्के, पूरा भारी तो कोई भी नहीं। अब 4 के 8 हो गए 60 मिनट बाद, तो 8 में से भी हाइब्रिड कितने रहे, ये 2 ही रहेंगे, बाकी 6 क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। 80 मिनट बाद 8 के 16 हो जाएंगे, 16 में से भी हाइब्रिड 2 ही रहेंगे, 14 क्या हो जाएंगे, हल्के। तो आपको कितने मिनट बाद पूछा जाए, जो भी मिनट आपको दिए गए हैं, पहले तो 20 का भाग लगा करके पीढ़ी निकाल लेना कि 80 मिनट बोला मतलब 4 पीढ़ी 20-20 की, 60 मिनट बोला है तो 3 पीढ़ी। अब कितने डीएनए बनेंगे, हर बार डबल हो रहे हैं तो 2 की घात n से निकल जाएगा। जब भी कहीं हर बार चीजें डबल होती तो 2 की घात n से करते हैं। फिर उसमें पूछा हाइब्रिड कितने, हल्के कितने, तो हाइब्रिड 2 ही चलेंगे, ये बस यहीं से ये 2 ही चलेंगे और बाकी सारे हल्के। जो भी अनुपात पूछे तो अनुपात, प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत। समझ में आई बात। तो जो मिचेल्सन स्टॉल प्रयोग था कि भारी डीएनए, भारी नाइट्रोजन वाले डीएनए को हल्के नाइट्रोजन वाले माध्यम में आगे वृद्धि कराई, तो इस तरह से ये परिणाम आया। और यहाँ दिख रहा है कि जो हमें परख नली में जो बैंड आया वो इसी तरह से समझा जा रहा है, और ये तभी समझा सकते हैं जब आप इसको अर्धसरक्षी माने। ठीक है, सरक्षी होता तो पहली बात तो ये बीच का आता ही नहीं, हाइब्रिड तो कोई नहीं आता, फिर भारी या हल्का ही आता, बीच का आता ही नहीं। बीच का आ रहा है मतलब सरक्षी तो है ही नहीं, अर्धसरक्षी। और डिसरप्टिव भी नहीं है, क्योंकि डिसरप्टिव में फिर सारे बीच के आते, कभी हल्का नहीं आता, यहाँ तो हल्का वाला डीएनए भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली बता रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। ठीक है, यही निष्कर्ष अगर हम आगे देखें, निष्कर्ष ये दे सकते हैं इनके प्रयोग में एक पीढ़ी बाद हाइब्रिड डीएनए का मिलना व 2 पीढ़ियों के बाद हाइब्रिड व लाइट डीएनए का मिलना, यह बताता है कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव अर्धसरक्षी होता है। समझ गए। ये एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये आपके अंदर तकनीक है जिसमें मॉलिक्यूल को उनके घनत्व के आधार पर अलग करते हैं। और यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल में एक में नाइट्रोजन 15 और एक में नाइट्रोजन 14 होने की वजह से इनके घनत्व में फर्क आ गया, और यही फर्क हमें अब केंद्रण तकनीक में दिखाई देता है। तो इनके बैंड अलग अलग जगहों पर बनते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि कितनी पीढ़ियों बाद कितने हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे, कितने हल्के डीएनए मिलेंगे। तो एक फार्मूला लिख सकते हैं अपन इसमें कि जब हैवी डीएनए नाइट्रोजन 15 वाले को सामान्य नाइट्रोजन 14 वाले माध्यम में, ठीक है, नाइट्रोजन 14 वाले माध्यम में वृद्धि कराई जाए या संवर्धन कराया जाए तो क्या होगा, n पीढ़ियों के बाद डीएनए अणुओं की संख्या 2 की घात n से निकाल लेंगे। 2 पीढ़ी बाद 4 डीएनए, 3 पीढ़ी बाद 8 डीएनए, इस तरह से। ठीक है, इसमें से हाइब्रिड डीएनए की संख्या तो हमेशा क्या रहेगी, 2। मैंने क्या कहा था, हाइब्रिड तो 2 ही चलेंगे, और बचे हुए सारे लाइट, क्योंकि लाइट माध्यम में बना रहे तो अब नए सारे लाइट बनेंगे। तो यहाँ लाइट डीएनए की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n, तो कुल डीएनए उसमें से 2 घटा लो तो बचे हुए सारे लाइट हो जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि 80 मिनट बाद कितने डीएनए बनेंगे और उसमें से कितने हाइब्रिड होंगे और कितने हल्के होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूला आपका तब चलेगा जब हम भारी डीएनए को, N15 वाले डीएनए को N14 माध्यम में वृद्धि कराएं। कभी कभी प्रश्न में उल्टा कर देते हैं कि हल्के डीएनए को भारी माध्यम में ले जाएं। अगर आपने हल्के डीएनए को भारी माध्यम में ले गए तो भी 2 की घात n तो वही रहेगा, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन तो डबल ही होता जाएगा। लेकिन बस यहाँ लाइट डीएनए की जगह क्या आ जाएगा, अब भारी आ जाएगा। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना, मिचेल्सन स्टॉल के प्रयोग में तो भारी डीएनए को हल्के माध्यम में लाया गया था। कोई जानबूझ के उल्टा कर दे तो अपने को वो भी ध्यान रखना कि भाई उसमें भी कुछ नहीं है। अगर मान लो ये हल्का होता तो भी एक पीढ़ी बाद तो हाइब्रिड ही बनता, हल्का डीएनए भारी माध्यम, तो भी एक पीढ़ी बाद तो ये हाइब्रिड ही बनता। हाँ, इसके बाद यहाँ क्या होता है, ये 2 तो हाइब्रिड रहते, ये दोनों जो हल्के बने क्योंकि अब माध्यम भारी है तो ये भारी हो जाता, बस इतना सा फर्क आता है। ठीक है, तो ये मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट और उन पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं इनको करना आना चाहिए।
तो मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी का ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली डीएनए का रिप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है, इस चीज को साबित करने के लिए बताया गया। ओके, नाउ इसी के साथ साथ एक और इसी तरह का प्रयोग बाद में कुछ वैज्ञानिकों के समूह द्वारा किया गया। उनके जो टीम लीडर थे वो थे टेलर। तो टेलर और उनके सहयोगियों द्वारा एक पौधे में, ये तो क्या ई कोलाई पे काम किया गया था, प्रोकैरियोट था। फिर इसी तरह का प्रयोग डीएनए के रिप्लिकेशन को अर्ध संरक्षित साबित करने का एक और प्रयोग यूकैरियोट्स में, पौधों में किया गया। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है और ये डायरेक्ट पूछी गई है। ठीक है, डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन को साबित करने के लिए इसी प्रकार, किस प्रकार, मिचेल्सन स्टॉल जैसा ही प्रकार का प्रयोग टेलर एट ऑल का मतलब होता है समूह, ये ग्रीक शब्द है। टेलर और उनके सहयोगी, उनको टेलर एट ऑल लिखते हैं। तो टेलर और उनके सहयोगी द्वारा एक पौधा है विसिया फैबा, इस पौधे में एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडीन का उपयोग किया। इन्होंने रेडियोधर्मी थायमिडीन दिया, वही थायमीन जो कि डीएनए में यूज होता है। इन्होंने रेडियोधर्मिता यूज करी, लेकिन मिचेल्सन स्टॉल ने रेडियोधर्मिता नहीं ली। उन्होंने सामान्य नाइट्रोजन और एक भारी नाइट्रोजन N15 लिया जो कि रेडियो एक्टिव नहीं था। उन्होंने केवल भारी नाइट्रोजन लिया है और इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन। तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन द्वारा विसिया फैबा पौधे में टेलर और उनके सहयोगियों द्वारा भी डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड को साबित करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो बहुत कुछ इनसे मिलता जुलता था। वो एक्सपेरिमेंट हमारे खैर आगे सिलेबस में है नहीं, बस ये केवल एक सूचना है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाता है। और एक्सपेरिमेंट मिचेल्सन स्टॉल का है, जो मैंने आपको बताया किस तरह से उन्होंने ये कार्य किया। तो डीएनए रिप्लिकेशन हमने शुरू किया और शुरुआत में हमने यही समझा कि कैसे डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और क्यों हम सेमी कंजर्वेटिव कह रहे हैं। प्रयोग द्वारा हमने इसको सिद्ध करके बताया। अब हम रिप्लिकेशन में आगे चलते हैं और रिप्लिकेशन की क्रियाविधि समझेंगे। लेकिन रिप्लिकेशन की क्रियाविधि से भी पहले एक और चीज, रिप्लिकेशन की क्रियाविधि से पहले रिप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम को समझ लें, क्योंकि वही एंजाइम आगे पूरी क्रियाविधि में काम आएगा। उसके बाद फिर हम क्रियाविधि शुरू करेंगे। तो डीएनए रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम, डीएनए रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम कौन सा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डीएनए रिप्लिकेशन का जो मुख्य एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार और यूकैरियोट्स में 5 प्रकार का होता है। और ये मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो मैं आपको इसका नाम बता दूं। ये मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। मैंने ये चीज आपको न्यूक्लिक एसिड में शुरुआत में भी बताई थी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम। अब ये डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार का है और यूकैरियोट्स में तो 5 प्रकार का। प्रोकैरियोट्स के जो 3 प्रकार हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं। इसको 1, 2, 3 कहते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स में ये 5 प्रकार में 1, 2, 3 के बजाय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन 5 प्रकार हैं और ये 1, 2, 3 है। इनमें भी देखिए जो ये अल्फा, बीटा, गामा है, ये 3 ही मुख्य हैं। जो ये 1, 2, 3 है, ये इसी के समान, खाली नाम बदले हुए। और जो लास्ट का जो है डेल्टा और एप्सिलॉन, ये बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें दोनों को बहुत अलग अलग नहीं बताए जा रहे। जो हम 1 कह रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है यूकैरियोट का अल्फा है, 2 कह रहे हैं या बीटा है, 3 कह रहे हैं वो गामा है। बस यही चीज है। तो नाम भले आप 1, 2, 3 लिखोगे, यूकैरियोट्स में वही चीज अल्फा, बीटा, गामा हो जाएगी। बाकी 2 तो वैसे भी बहुत रेयर होते हैं। हमें जो मैकेनिज्म दिया है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉमन मैकेनिज्म दिया है, या ज्यादातर प्रोकैरियोट के संदर्भ में बात की गई है, बैक्टीरिया को आधार बनाते हुए। बाकी जो प्रोकैरियोट का मैकेनिज्म है लगभग वैसे यूकैरियोट में है। एंजाइम 1, 2, 3 की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा था। तो इसमें 3 प्रकार, इसमें 5 प्रकार। अच्छा, इन तीनों में देखिए अंतर क्या है। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसमें सबसे पहले खोजा गया, एक वैज्ञानिक कॉर्नबर्ग द्वारा इसे खोजा गया, और इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। काफी समय तक तो ये रहा कि भाई ये एक ही प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। जब आगे अध्ययन हुआ तो पता चला कि कॉर्नबर्ग ने जो एंजाइम खोजा था वो तो रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है ही नहीं, और जिसको हमने कॉर्नबर्ग एंजाइम कहा था वास्तव में वो तो रिपेयरिंग का मुख्य एंजाइम है। मैंने आपको कहा था डीएनए में रिपेयरिंग की भी क्षमता है। अभी आगे बताएंगे, कभी मान लो कोई हिस्सा टूट जाए, कहीं बीच में से कोई न्यूक्लियोटाइड निकल जाए तो रिपेयरिंग में काम आता है। तो ये तो रिपेयरिंग का मुख्य एंजाइम है। ठीक है, याद रखना ये मतलब रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम नहीं। ठीक है, और रिप्लिकेशन के समय इसका काम क्या है, मैं भी यहाँ काम लिख रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको मैकेनिज्म में ही समझ में आएगा। रिप्लिकेशन के समय ये आरएनए प्राइमर को हटाना और उसकी जगह जो गैप बना उस गैप को भरने में काम आते हैं। तो ये आरएनए प्राइमर को हटाने में काम आते हैं
और आरएनए प्राइमर हटाने के बाद जो गैप बना उस गैप को भरने में ये काम आते हैं। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है, गैप क्या है, तो मैंने कहा ना ये चीज आपको मैं मैकेनिज्म जब क्रियाविधि पढ़ाऊंगा वहां समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपने को काम ध्यान रखना भी, ये चीज मैं आगे मैकेनिज्म में फिर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज जो खोजा गया वो था डीएनए पॉलीमरेज 1, कॉर्नबर्ग द्वारा खोजा गया, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ये तो केवल रिपेयरिंग का एंजाइम है और रिप्लिकेशन के टाइम बने हुए आरएनए के छोटे छोटे खंड जिनको आरएनए प्राइमर कहते हैं उनको हटाने का काम करता है। ठीक है, ये कैसे क्या होता है ये हम मैकेनिज्म में समझेंगे। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये विरल प्रकार है, ये ज्यादा नहीं मिलता है, ये रेयर है और सक्रिय भी कम है और ये भी रिपेयरिंग में ही काम आता है। काम रिपेयरिंग में ही आएगा, ये 1 के साथ ही काम करता है 2 भी, लेकिन ये ज्यादा सक्रिय भी नहीं होता और मिलता भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, और फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 है मेन एंजाइम, रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 और इसीलिए इसको कई बार लोग बाग रिप्लिकेज भी कह देते हैं। रिप्लिकेशन में काम आने वाला एंजाइम रिप्लिकेज बोल दिया जाता है। तो वास्तव में डीएनए रिप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन हुआ, तो डीएनए पॉलीमरेज तो खैर है ही, पर कौन सा पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज 3, समझ गए। 1 और 2 जो है रिपेयरिंग के मुख्य एंजाइम हैं, और जैसे इधर 1 2 3 है प्रोकैरियोट में, तो यूकैरियोट में वही अल्फा बीटा गामा है और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो एक ही एंजाइम है, ये जी डीएनए पॉलीमरेज 3 कह सकते हो, ये काम करता है। अच्छा, इन एंजाइम की कार्य प्रणाली भी समझ लें। मैंने आपको बताया था ये पॉलीमरेज एंजाइम है। अब आपको क्या, वो न्यूक्लिक एसिड में जो हमने न्यूक्लिक एसिड श्रृंखला बनाना एंजाइम के बारे में वहां भी बताया था, वो काम आएगा। मैंने कहा भी था रिप्लिकेशन में काम आएगा। हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज एंजाइम है, तो पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं। पहला तो ये कभी भी एकदम से नया कुछ नहीं बनाता, पुराना सूत्र होगा उसके सामने बनाएगा, तो इसको टेम्पलेट चाहिए होता है, याद है। और साथ में हमने कहा था कि जब न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है बहुलकीकरण में, तो उसकी दिशा फिक्स होती है और हमेशा ये 5 से 3 दिशा में बनता है। हर आने वाला नया न्यूक्लियोटाइड तीसरे सिरे पर ही जुड़ता है, ये सब बता चुका हूं। तो यानी कि बहुलकीकरण की दिशा क्या हुई, 5 से 3। कोई भी बहुलकीकरण वाला एंजाइम है, कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम है, चाहे डीएनए हो चाहे इवन आरएनए पॉलीमरेज, हर पॉलीमरेज एंजाइम किस दिशा में बहुलकीकरण करता है, 5 से 3। लेकिन एक सवाल ये आता है कि चलो 5 से 3 दिशा में तो ये बहुलकीकरण करता है, अगर इसे उल्टा चलाया गया 3 से 5 तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, जितने भी ये पॉलीमरेज एंजाइम है, चाहे आरएनए पॉलीमरेज चाहे डीएनए पॉलीमरेज, ये सभी पॉलीमरेज एंजाइम यदि 3 से 5 चले तो ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की बजाय हटाने का काम करता है। 5 से 3 में तो जोड़ता है, 5 से 3 दिशा में तो क्या हो रहा है, तीसरे सिरे पर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जा रहा है और बहुलकीकरण हो रहा, श्रृंखला बन रही है, बहुलकीकरण हो रहा 5 से 3 दिशा। तो बहुलकीकरण की दिशा 5 से 3, 5 से 3 दिशा में ये एंजाइम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। 3 से 5 चले तो क्या होगा, 3 से 5 में ये जोड़ते नहीं है बल्कि जुड़े हुए को और हटाते हैं। मतलब 3 से 5 दिशा में इन एंजाइम को अगर चलाया जाए तो ये सिरे से न्यूक्लियोटाइड हटाने का काम करते हैं, और किसी भी डीएनए खंड के अंतिम सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काट के हटाना, ये काम कहलाता है एक्सोन्यूक्लिएज। न्यूक्लियस का मतलब है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को काटना, और न्यूक्लियस 2 तरह के हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। जो मध्य में से काटे वो एंडोन्यूक्लियस, जो किनारे पे काटे वो एक्सोन्यूक्लियस। अगर आप इस पॉलीमरेज को उल्टा चलाओगे 3 से 5 तो ये न्यूक्लियोटाइड हटाने लगता है, यानी कि किनारे से काट रहा है, तो उसका ये कार्य क्या कहलाया, एक्सोन्यूक्लियस कार्य। तो ये ध्यान रखना कि ये पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 दिशा में ही बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, 3 से 5 दिशा में तो हटाने का काम करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करने लग जाते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना। तो इनकी ये जो कार्य प्रणाली, इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में भी मैं आपको बता दूं, ये पॉलीमरेज 1 2 3 है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का जो इनका कार्य है 5 से 3 दिशा, 5 से 3 दिशा और 5 से 3 दिशा। पॉलीमरेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी पॉलीमरेज हो, 5 से 3 दिशा में क्या करेगा, बहुलकीकरण। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको 3 से 5 दिशा में चलाया तो 3 से 5 दिशा में क्या करेगा, ये एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कार्य ये 3 से 5 दिशा में करेंगे, तो तीनों ही डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 दिशा में एक्सोन्यूक्लियस, 5 से 3 दिशा में पॉलीमरेज की तरह काम करते हैं। समझ में आई बात। अब इसके बाद ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई, पूछने वाली बात क्या है इसमें, पॉलीमराइजेशन 5 से 3, एक्सोन्यूक्लियस 3 से 5। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक खास बात और है कि यह आवश्यकता पड़ने पर 5 से 3 दिशा में भी एक्सोन्यूक्लियस का कार्य कर सकता है। ठीक है,
अब मैं फिर से कह रहा हूं, सारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 दिशा में बहुलकीकरण और 3 से 5 दिशा में एक्सोन्यूक्लियस का कार्य करते हैं। 5 से 3 दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करते हैं, 3 से 5 दिशा में चलने पर न्यूक्लियोटाइड हटाने का काम करते हैं, जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है कि आवश्यकता अनुसार वो 5 से 3 दिशा में भी क्या हो सकता है, एक्सोन्यूक्लियस। मतलब वो 3 से 5 भी न्यूक्लियोटाइड हटा सकता है और 5 से 3 में भी हटा सकता है। अर्थात डीएनए पॉलीमरेज 1 5 से 3 दिशा में बहुलकीकरण भी कर सकता है और 5 से 3 दिशा में हटा भी सकता है। यह आवश्यकता अनुसार परिस्थिति पर निर्भर करेगा और ये सब मैं अभी मैकेनिज्म में समझाऊंगा, आपको ध्यान रखना। और बाकी जो है 3 से 5 दिशा में हटाने का कार्य, 5 से 3 दिशा में जोड़ने का कार्य। ठीक है, ये एक अतिरिक्त चीज है, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 पर ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यूं आता है कि कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 दिशा में भी एक्सोन्यूक्लियस कार्य दर्शाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1। समझ गए, ये एक अतिरिक्त चीज है, बार बार पूछी जाती है। तो ये तो मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, उसके टाइप के बारे में बताया। यही डीएनए पॉलीमरेज अब डीएनए रिप्लिकेशन में काम आएगा। और डीएनए रिप्लिकेशन की जो पूरी मैकेनिज्म है, वाटसन और क्रिक और उसके बाद आगे के लोगों ने भी इसमें कैसी चीज जुड़ी, उसमें ये एंजाइम 1 कहाँ काम आएगा, 2 कहाँ काम आएगा, 3 कहाँ काम आएगा, रिप्लिकेशन के ये सारे के सारे मैकेनिज्म इन एंजाइम के साथ, ये हम अगला जो हमारा रिप्लिकेशन का भाग रहेगा उसमें हम डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म पर बात करेंगे। आज हमने जो है सेंट्रल डोग्मा, फिर डीएनए रिप्लिकेशन, और रिप्लिकेशन में पहले हमने रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है इस चीज के बारे में समझा, और उसके बाद में फिर रिप्लिकेशन में काम आने वाला मुख्य एंजाइम। मीजल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके।